आपको पता है कि किडनी का मेन काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन करके, फिल्टर करके उसके बाद यूरिन की प्रोडक्शन करना, यही काम है ना मेन। तो अगर आप ये देखें कि जो किडनी होता है उसका मेन काम क्या होता है? एक तरह का फिल्ट्रेशन करना, ठीक है। फिल्ट्रेशन की और उसके बाद क्या किया? एक तरह की यूरिन प्रोडक्शन की। अब देखें यूरिन प्रोडक्शन में क्या होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस को एक तरह का रिमूव करना होता है। अब आप खुद सोचें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बंदा आएगा जिसको क्रोनिक रेनल फेलियर हो जाएगा, तो फेलियर का मतलब क्या है? तो वो सही तरह काम कर ही नहीं रहा किडनी। जब क्रोनिक रेनल फेलियर होगा तो किडनी सही तरह काम नहीं करेगा। जब किडनी सही तरह काम नहीं करेगा, मुझे आप लोगों ने बताया क्या किडनी जो होगा वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस सही तरह कर सकेगा? स्पीड हमारी थोड़ी सी ज्यादा होगी, इस वजह से थोड़ा सा ना जल्दी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि हाँ जी जनाब, क्या फिल्ट्रेशन कर सकेगा? नहीं करेगा। और उसके बाद क्या होगा? यूरिन की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। तो वो बंदे जो क्रोनिक रेनल फेलियर के होते हैं, उनका जीएफआर क्या होता है? उनका जीएफआर कम होता जाता है, उनके यूरिन की प्रोडक्शन कम होती जाती है, उन बेचारों को यूरिन आता ही नहीं है। फिर वो क्या करते हैं? आपको पता है, डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस के जरिए वो यूरिन को क्या करवाते हैं? एक तरह का मतलब कि आपकी बॉडी से रिमूव करवाते होते हो, क्योंकि किडनी तो काम कर नहीं रहे। तो आपने कहना है क्रोनिक रेनल फेलियर का बिल्कुल सिंपल जो कंसेप्ट है वो है क्या? आप लोगों ने कहना है कि ये वो चीज होती है जिसके अंदर किडनी बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, यूरिन की प्रोडक्शन नहीं होती, फिल्ट्रेशन नहीं होती, जीएफआर जो होता है वो एक तरह का कम हो जाता है। अब देखिए बच्चों, अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो क्या होता है। आपने कहना है मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो क्रोनिक रेनल फेलियर का वो डायबिटीज मेलाइटस होता है, नंबर वन। उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि हाइपरटेंशन होता है। और उसके बाद कोई ना कोई ग्लोमेरुलर डिजीजेज होती हैं, ग्लोमेरुलस डिजीजेज होती हैं। ग्लोमेरुलस डिजीज के अंदर क्या आ जाती है? फॉर एग्जांपल नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, नेफ्रीटिक सिंड्रोम हो गया, ठीक हो गया, इन्फ्लामेटरी ग्लोमेरुलर डिजीजेज हो गई, या वस्कुलर डिजीज हो गई, उसके अंदर ये आता है। तो अभी आपने क्या कहा? आप एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि जितने भी आपके पेशेंट है जिनको डायबिटीज हो, वो तकरीबन सारे बंदों को जो क्रोनिक रेनल फेलियर के अंदर हो जाते हैं, तकरीबन सारे ही बंदे वो क्या होते हैं? एक तरह का उनका गुर्दे जो होते हैं वो फेल होते ही होते हैं एंड के ऊपर, अगर वो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करते तो। आप खुद देख लें, अगर आपके इर्द गिर्द कोई जानने वाला बंदा है जिसको शुगर होगी, तो उसकी गुर्दे जो होंगे वो क्या होंगे? उसके काम करना छोड़ गए होंगे। तो आपने कहना है कि मोस्ट कॉमन कॉज जो क्रोनिक रीनल फेलियर का होता है वो क्या होता है? आपका डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक हो गया बच्चों? तो यहाँ तक था। अभी तक हमने क्या देखा कि क्रोनिक रीनल फेलियर क्या होता है। आपने कहना है कि किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करना, यूरिन बनाना। जब किडनी आपका फिल्ट्रेशन और यूरिन प्रोडक्शन का काम नहीं करेगी तो इसकी वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर होना शुरू हो जाएगा। जो कॉजेज होते हैं, आपने कहना है कि डायबिटीज मेलाइटस मोस्ट कॉमन कॉज होता है। फिर आपने कहना है कोई ना कोई फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन हो गया, ग्लोमेरुलर डिजीज हो गया, ये होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया? अब आगे की तरफ आ जाए, आगे क्या होता है? देखिए बच्चे, आप लोगों को अब एक एक बात जो है वो हम डिटेल्ड बेस में जाके आप लोगों को मैं बताता जाऊंगा, स्पीड की थोड़ी सी तेज करके जनाब, ताकि आप लोगों को समझ आती जाए। अब मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है। जब फॉर एग्जांपल आप लोगों का क्रोनिक रेनल फेलियर होगा तो क्या टॉक्सिक सब्सटेंस जो होंगे क्या आपकी बॉडी से रिमूव होंगे? पहले तो ये बताएं, क्या जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो रिमूव होंगे? टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव नहीं होंगे। जब टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव नहीं होंगे तो क्या होगा कि यूरिया हो गया, क्रेट हो गया, ये क्या होंगे? ये आपकी बॉडी के अंदर अकामुलेशन होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने क्या कहना है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, उसके बाद क्रेट, ये आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। वो कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेट जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं एसोटीमिया। क्या कहते हैं? एक तरह का एजोटीमिया हो जाएगा। ठीक होगा बच्चों? तो आपने कहना है कि इस बंदे के अंदर क्या होगा? एजोटीमिया होगा। एक बात ये। उसके बाद बच्चों देखें, जो बंदा यूरिया का जब लेवल बढ़ जाता है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? यूरीमिया कहते हैं। अब आपने ये कहना है कि आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये प्लेटलेट्स है ना, ठीक है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? शाबाश, पहले तो ये बताएं कि बंदा प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि ब्लड को क्लॉट करवाना, थीन ना होने देना। ठीक हो गया? अब क्लॉट करवाने के लिए जरूरी होता है कि ये प्लेटलेट्स का दूसरे प्लेटलेट्स के साथ जुड़ना, एक प्लेटलेट्स का दूसरे के साथ जुड़ना। लेकिन जो आपका जो आपका यूरीमिया होता है वो प्लेटलेट्स को डिसफंक्शन कर देता है। जब प्लेटलेट्स डिसफंक्शन हो जाएंगे तो क्या अब आपकी क्लॉटिंग होगी? शाबाश बच्चों, ये बताइएगा जी। क्या अब आपकी क्लॉटिंग होगी? नहीं होगी, बल्कि ब्लीडिंग होगी। तो आपने कहना है यूरीमिया की वजह से क्या होगा? आपको एक तरह का ब्लीडिंग होगी, नंबर वन। नंबर टू,
अब देखिए बच्चों, जब किसी बंदे का यूरिया का लेवल बढ़ जाता है तो उसके अंदर पेरिकार्डाइटिस हो जाती है। ठीक हो गया, तो आपने कहना इसके अंदर यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस हो जाएगी, यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस हो जाएगी। ठीक है, यूरिया का लेवल बढ़ने की वजह से यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस हो जाएगी। जब किसी बंदे को हो जाता, यूरीमिया होता है, तो उसको नोजिया होता है और खाना पीना दिल ही नहीं करता उसका। ठीक हो गया, तो आपने कहना है नोजिया हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, ये आपने कहना है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल यूरिया का लेवल ज्यादा बढ़ने की वजह से ना बच्चों, एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है, आप में से कोई ऐसा बंदा, कोई अपने किसी ना किसी इर्द गिर्द वाले बंदे को जानता हो जिनका यूरिया का लेवल गुर्दों का मसला बना हो और वो डायलिसिस के ऊपर चले गए हो, और उस बंदे को यूरिन आता ना हो या उसको डायलिसिस नहीं होती हो, तो पता क्या होता है, क्या जब उस बंदे का यूरिया का लेवल बढ़ता है ना, तो ये यूरिया का जो लेवल होता है ये ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं यूरीमिक इनकेफ्लोपैथी। अब यूरीमिक इनकेफ के अंदर पता क्या होता है, बंदे को गुस्सा आता है, बंदा गंदियां गालियां देता है, इवन तक के ठीक हो गया, तो ये कंडीशन होना शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर भी क्या होगा कि एक तरह का ये जो बंदा होगा वो जनाब एक तरह का मतलब कि बहुत गुस्से में होता है, गालियां देता है, ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज तक भी यूज करना शुरू कर देता है वो बंदा, जो क्रोनिक रीनल फेलियर यूरीमी इनकेस के अंदर जो पेशेंट चला जाता है उसके अंदर मैं ये बता रहा हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम एक तरह की जो आपकी न्यूरोनॉटमी थी उसके अंदर भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था कि इसके अंदर आप छटके एक देखते हो जिसको हम कहते हैं एस्ट्रेक्सिस। अब यहाँ पे मैं करने से तो दिखाने से रहा, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर या फिर एक तरह की गूगल ओपन करनी है, गूगल पे आपने लिखना है एस्ट्रेक्सिस। तो वो एस्ट्रेक्सिस वाला जो पॉइंट होगा ना वो आपको दिखा देगा कि एस्ट्रेक्सिस के अंदर किस तरह फ्लैपिंग हैंड्स जो होते हैं वो जनाब इस तरह होता है, हाथ के ऊपर जर्किंग मूवमेंट होती है। ठीक हो गया, उसको हम कहते हैं एस्ट्रेक्सिस, हैंड के अंदर ये होती है। तो वो बंदा जिसको जनाब एक तरह का यूरीमिया हो उसके अंदर हम ये देखते होते हैं। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि क्रोनिक रेनल फेलियर का मतलब क्या है। आपने कहा कि किडनी का मेन काम होता है फिल्ट्रेशन करना, किडनी का मेन काम होता है जीएफआर बनाना, किडनी का मेन काम होता है यूरिन बनाना। जब किडनी फेल हो जाएगा तो क्या होगा, जीएफआर कम होगा, यूरिन नहीं होगा, ये सारा कुछ आप देखोगे। उसके बाद क्या होगा, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर्स, वास्कुलर प्रॉब्लम, ठीक होगा, ट्यूबुलर प्रॉब्लम, इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम, ये सारे। फिर आपने कहना है कि देखें जब आपका टॉक्सिक मादे बाहर नहीं जाएंगे तो यूरिया क्रेट का लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होगा, जिसको हम यूरीमिया कहते हैं। यूरीमिया ज्यादा होने की वजह से आपका क्या होता है, प्लेटलेट्स डिसफंक्शन होते हैं, आपका क्या होता है, यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस होता है, यूरीमिक इनकेफ के अंदर बंदा जा सकता है, और यूरिया इनकेफ के अंदर जाकर बंदा गुस्सा, स्ट्रेक्सिस, और ये यूरिया जो होती है ये जब ज्यादा होती है तो आपके बॉडी के अंदर यूरिया डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, यूरिया क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं। ठीक होगा, तो ये आपने बात याद रखनी है। तो इतने जनाब बच्चों ये क्लियर हो गया। आगे चलें अब जनाब बच्चों स्पीड हमारी ज्यादा होगी तो आप लोगों को अगर क्लियर होता जाए ना तो आप लोगों ने आगे चलते जाना है। ठीक हो गया। अब देखें बच्चों, जब फॉर एग्जाम्पल अब दूसरी बात आपने देखनी है कि जब यूरिया जो है वो जनाब आपकी बॉडी मतलब किडनी जो है वो आपकी बॉडी से फ्लूइड निकाल ही नहीं रहा, टॉक्सिक मादे निकाल ही नहीं रहा, तो वो फ्लूइड कहाँ पे है, आपकी बॉडी के अंदर ही इकट्ठा हो रहा है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है। जब वो आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है तो इसकी वजह से ज्यादा फ्लूइड की वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा या नहीं होगा, शाबाश जल्दी करें। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। फिर ये हम आप पेशेंट जेडी का पेशेंट होगा आपके अंदर ये सारी फाइंडिंग्स देखोगे, यकीन करो। उसके अंदर गुस्सा, हाइपर टेंशन देखोगे, स्ट्रेक्सिस एंड के ऊपर बाद ये जनाब आपका ये सारा कुछ आप ये सारे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने दूसरा पॉइंट देखना है। देखिए बच्चों, अब आप लोगों को पता है कि विटामिन डी जो होता है उसकी एक्टिवेशन, बल्कि हाँ आप लोगों को पता है कि हाँ जी जनाब, जब हमारी बॉडी में किडनी जो होता है वो जनाब आपके ईपीओ जीन की मदद से एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन करवाती है, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन करवाती है। ये एरिथ्रोपोइटिन आपके बोन मैरो को मैसेज देता है, और बोन मैरो जो होती है वो आरबीसी पैदा करती है। अब जस्ट इमेजिन करें अगर किसी बंदे का किडनी ही फेल हो गया है, क्रोनिक रेनल फेलियर, और बंदे को नीमी है या बंदे को ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो क्या किडनी काम कर सकेगा? शाबाश, ये बताइएगा जी, किडनी से इतना काम कर सकेगा? किडनी काम नहीं करता, मुझे आप लोगों ने बतानी है। जब किडनी काम नहीं करता तो इसके नतीजे में बच्चों अब आप लोग ये बताओ कि क्या एक तरह का ईपीओ जी पैदा होगा? नहीं पैदा होगा, एरिथ्रोपोइटिन पैदा नहीं
नहीं होगा, जब पैदा पैदा नहीं होगा तो अनीमिया हो जाएगा। तो आपने कहना है वो लगाता होता है इरिथ्रोपोइटिन की इंजेक्शन मिलती है, वो कहना है इरिथ्रोपोइटिन की फिर इंजेक्शन लगाता है वो पेशेंट, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन तो आ नहीं रहा होता। तो ये बात आपने देखनी है नंबर तक। अब अंदर ये जब हमारा लेक्चर स्टार्ट हुए थे तब मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी की एक्टिवेशन कैसे होती है, ये मैंने डिटेल्ड बेस में बताया हुआ है। अपना ये है बच्चों के फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसको एक किडनी फेलियर हो जाएगा, तो किडनी फेलियर के अंदर क्या होता है कि विटामिन डी एक्टिव नहीं होता। समझ आ रही है बच्चों? जब विटामिन डी ही एक्टिव नहीं होता बच्चों, तो अब मुझे आप लोगों ने बताना है इस बंदे के अंदर बोन्स कमजोर होंगी कि नहीं होगी, कैल्शियम का लेवल कम होगा कि नहीं होगा। तो आपने कहना है बोन्स वीक होंगी, बोन टूटेंगी, ठीक हो गया। ओस्टियो डिस्ट्रोफी हम इसको कहते होते हैं, ठीक हो गया। ओस्टियो डिस्ट्रोफी कहते होते हैं, ये आपने याद करना है, ये आपने याद करना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरी पॉइंट आपने खुद देखना है, थोड़ा सा आपने गौर करें बच्चों। फॉर एग्जाम्पल आपका किडनी काम नहीं कर रहा, पैराथायराइड हार्मोन बार बार आके मैसेज दे रहा है, तो पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बंदे के अंदर क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बंदे के ब्लड के अंदर ज्यादा हो। पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ब्लड के अंदर क्या होता है, एक तरह का ज्यादा होगा। जब बच्चों पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा तो हम इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। ये अपनी वजह से ज्यादा नहीं हो रहा बल्कि किडनी की वजह से ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते होते हैं, आपका सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। और मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसको सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन काम नहीं कर रहा। तो पैराथायराइड हार्मोन का मेन काम जो होता था वो क्या होता था, शाबाश ये बताइएगा कि पैराथायराइड हार्मोन का जो मेन फंक्शन होता था वो क्या होता था। पहले तो ये बता दो, जल्दी करें जल्दी करें, पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या होता था। पैराथायराइड हार्मोन का जो काम होता था वो ये होता था कैल्शियम को ज्यादा करना और फास्फेट को कम करना। लेकिन अगर पैराथायराइड हार्मोन काम नहीं कर रहा तो क्या होगा, फास्फेट ज्यादा हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, कैल्शियम ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, फास्फेट ज्यादा है, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन काम ही नहीं कर रहा, इसके ऑपोजिट हो जाएगा। अब देखें बच्चों, अब हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हमने कहा कि हाँ जी जनाब क्रोनिक रेनल फेलियर के अंदर क्या होता है कि एंड स्टेज किडनी डिजीज होती है। इसके अंदर जनाब किडनी से तरह काम नहीं करता, जीएफआर बन नहीं रहा होता, यूरिन बनता नहीं है, टॉक्सिक मादे आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठे होते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस हाइपरटेंशन, उसके बाद जनाब आपकी ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर, वस्कुलर डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेटरी ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स, ये जनाब आपका कॉज बनते होते हैं। हमने कहा यूरीमिया होता है, यूरिया और क्रेट का लेवल बढ़ता है, जटीमिया हो जाता है, यूरिया ज्यादा होने की वजह से जनाब प्लेटलेट्स काम नहीं करते। फिर हमने कहा कि हाँ जी जनाब एनोरेक्सिया होता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, यूनिमिक इनकैफ हो सकती है, स्ट्रेक्सिस हो सकते हैं, ठीक हो गया, यूरिया के क्रिस्टल डिपॉजिट हो सकते हैं। फिर हमने कहा कि यार अनीमिया हो सकता है, क्यों, इरिथ्रोपोइटिन की वजह से, सिंपल आपको आगे का मैकेनिज्म सारा पता है। फिर हमने कहा कि यार विटामिन डी एक्टिव नहीं होता, तो इस वजह से क्या होता है कि हाँ जी जनाब आपका बोन की टूट कमजोर होती है, फिर टूटती है, उससे डिस्ट्रोफी होती है। फिर हमने कहा कि पैराथायराइड हार्मोन तो बढ़ ही रहा है ना, तो हाइपर पैराथायराइडिज्म होते हैं। जब हाइपर पैराथायराइडिज्म होते हैं तो सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म हम इसके अंदर देखते होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा कि पैराथायराइड हार्मोन का काम होता है कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करना और फास्फेट के लेवल को कम करना। लेकिन जब पैराथायराइड हार्मोन ही काम नहीं कर रहा तो क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा और फास्फेट बढ़ जाएगा। यहाँ तक कोई बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन है, शाबाश एनीवन।